जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स। हमने अपने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, कब की। हमने पढ़ा था मेंडल के सफलता के प्रमुख कारण और मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने प्रयोगों के लिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप को ही क्यों चुना। आप में से कोई बता सकते हैं? कुछ लक्षण बताए थे, कुछ पॉइंट थे जिसके कारण उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। हाँ, उनमें से एक था वार्षिक। मटर का पादप जो होता है एक वार्षिक होता है, कम समय में आसानी से उगाया जा सकता है और इसकी अनेक पीढ़ियों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। यस, दूसरा कारण था कि मटर का पादप जो होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, अर्थात इसके ऊपर स्त्री केसर और पुंग केसर होते हैं, अलग अलग पुष्प पे खिलते हैं। फिर विपुंसन विधि के द्वारा इनमें स्वपरागण और परपरागण, कृत्रिम परागण किया जा सकता है। मटर के पादप में स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है। हमने बताया था स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। ऐसे चौथा पॉइंट था मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं और हमने पढ़ा था कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से एक आध का हम बताते हैं उदाहरण, जैसे कि पादप की ऊंचाई। ठीक है, पादप की ऊंचाई ये क्या हो गया, लक्षण हो गया। अब प्रभावी लक्षण क्या होगा, पादप का लंबा होना, जिसमें अपने कहा था कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। अप्रभावी लक्षण क्या होता है, बौनापन। ऐसे हमने विभिन्न प्रकार के 7 विपर्यासी लक्षण पढ़े थे। और मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले जो 3 वैज्ञानिक थे उनमें से आप नाम जानते हैं तो आप बताइए। तो उनमें से एक नाम है हॉलैंड के विगो डी ब्रीज, दूसरा जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, तीसरा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क। और मेंडलवाद की पुनर्खोज कब की, तो 1900 में मेंडलवाद की इन तीनों ने मिलकर के पुनर्खोज की थी। हम आज की अपने वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल ये अनुवांशिकी को नियमों को समझने के लिए मेंडल ने अनुवांशिकी शब्दावली दी थी। क्या दी, अनुवांशिकी शब्दावली। तो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए निम्न अनुवांशिकी शब्दों को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये शब्द जब तक अपने को पता नहीं होंगे तब तक हम मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम को समझ नहीं पाएंगे। तो अपने को समझना पड़ेगा। टोटल हमारे 20 पॉइंट हैं, ठीक है। उनमें से हम आज ये पढ़ रहे हैं 4। पहला पॉइंट है जीन। जीन जो है, जीन वह कारक हैं जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, कोई भी एक लक्षण के, जैसे कि पादप लंबापन है, बौनापन है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। मेंडल के द्वारा उपयोग में लिए गए कारक फैक्टर्स शब्द को जोहानसन ने जीन नाम दिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है जीन नाम किसने दिया था, तो हम कहेंगे जीन नाम जो था वो दिया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा पॉइंट है युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, एक जोड़े के रूप में। तो युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को, या तो लंबापन या बौनापन, सही है ना, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। 2 विपर्यासी स्वरूपों को, तो हमने कहा था ना 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं विपर्यासी लक्षण, ठीक है, उनमें से तो 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे देखो, पादप की ऊंचाई अपन ने लिया, पादप की ऊंचाई होती है, तो पादप की ऊंचाई की प्रभावी और अप्रभावी लक्षण उसमें क्या पढ़े थे, अपन ने पढ़ा था कि ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं इसके 2 युग्म विकल्पी। तो एक तो युग्म विकल्पी हो गया पादप का लंबापन, आपके लंबेपन को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था, हमने उस दिन बताया था। तो ये जो एक लक्षण हो गया पादप का लंबापन। दूसरा क्या हो गया, बौनापन। बौनापन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से। तो युग्म विकल्पी एक जोड़ा, ठीक है, जोड़े के रूप में होना। तो युग्म का मतलब एक जोड़े के रूप में होना। फिर है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, समान युग्मक हो, ठीक है। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी। जैसे अगर हमने कैपिटल टी लिखा है तो होगा लंबापन, ठीक है, सम्मान युग्म के इसके अंदर दोनों ही क्या हैं,
सम्मान युग्मक में, दोनों ही कैपिटल टी है जो सम्मान युग्मकों को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही दूसरा जो है स्मॉल टी, इसमें भी स्मॉल टी जो है सम्मान युग्मक हैं, इसलिए ये समयुग्मजी होगा। याम लंबेपन को लें कैपिटल टी, याम बौनेपन को लें स्मॉल टी, तो ये सम्मान युग्मजी हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट जो चौथा पॉइंट है वो है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी जो होता है उसमें युग्म विकल्पी जो होते हैं असमान होते हैं। तो पढ़ लेते हैं वापस। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसमें देखो दोनों ही युग्मक हैं। कैपिटल टी है जो कि लंबेपन को प्रभावित बताता है और स्मॉल टी है जो कि बौनापन को बताता है। यह अप्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है। तो इसमें क्या है, युग्मक कैसे हैं? विषम है, अलग अलग हैं। और अगर इसका हम देखते हैं तो ये तो दोनों समान है, इसलिए समयुग्मजी। ये दोनों समान है, समयुग्मजी, लेकिन बौनेपन ये लंबेपन को। इसमें जो है वो कैसे हैं? लंबे हैं लेकिन अशुद्ध लंबे हैं। इसमें युग्मक जो हैं वो अलग अलग हैं। एक तो है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी तो बताता है लंबेपन के गुण को और स्मॉल टी बताता है बौनेपन के गुण को। अनुवांशिकी की शब्दावली का अगला जो बिंदु है वो है पांचवा, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, मतलब बाहरी शारीरिक संरचना, बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं हम? लक्षण प्ररूप। जिसमें देखो जैसे लंबे पादप लिया हमने, वो समयुग्मजी हैं, ठीक है। हमने उसको क्या कहा? कैपिटल टी। लंबा पादप है, समयुग्मजी है, तो उसे हम क्या प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल टी। तो ये बाह्य प्रतीति है कि पादप क्या है? लंबा है। दूसरा जो हमने लिया यहाँ लंबे पादप लिया लेकिन क्या चला? विषम युग्मजी, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। लक्षण प्ररूप कि ये तो लंबा है लेकिन अशुद्ध लंबा है, ये लंबा है लेकिन कैसा है? शुद्ध लंबा है। ये समयुग्मजी है और ये विषम युग्मजी है। छठा पॉइंट है जीन प्ररूप। जीन प्ररूप क्या है? किसी सजीव की आनुवांशिकी संरचना के आधार पर जीन प्ररूप, उसको हम जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा है तो हम कहेंगे कैपिटल टी। वह अगर हम ले रहे अशुद्ध या विषम युग्मजी तो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या होगा? जीन प्ररूप होगा, इसके जीन को बताएगा। शुद्धता, ये तो है शुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा। ऐसे ये सम्मान युग्मक हैं तो होगा कैपिटल टी। विषम युग्मक हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों में अंतर इतना सा ही है, बाह्य प्रतीति देख के पता लगाना है। फिर है सातवां पॉइंट, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? जो अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं पीढ़ियों के रूप में। तो देखो वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी, जनक पीढ़ी से जो पीढ़ी प्राप्त होती है इसको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी, जिसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। F1 में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है वो होता है प्रभावी लक्षण। ऐसे ही अप्रभावी लक्षण क्या होता है? वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, प्रदर्शित नहीं कर पाता है, वो होता है अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है एक संकर संकरण। नंबर पॉइंट क्या है? एक संकर संकरण। एक का मतलब होता है एक, संकर जोड़ा लेकर के संकरण करवाना, मतलब उसके अंदर प्रजनन करवाना पौधों के बीच में, इसको संकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगर हमने एक जोड़ी लक्षण लिए हैं, जैसे मान लीजिए पादप का लंबापन और पादप का बौनापन, ये एक जोड़ी लक्षण लिया है, तो अगर हम किसी भी पादप के संकरण में एक लक्षण का अध्ययन करते हैं, वंशागति का नियम का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है एक संकर संकरण। ऐसे ही दूसरा है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में क्या होता है? हमने दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना पड़ता है, तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है द्विसंकर संकरण। इस प्रकार त्रिसंकर संकरण 11वां पॉइंट है त्रिसंकर संकरण। त्रि का मतलब होता है यहाँ तीन, तो वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है त्रिसंकर संकरण। अगला जो अपना पॉइंट है वो है बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण, बहु का मतलब होता है बहुत या दो या दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बहुसंकर संकरण। तो वह संकरण जिसमें कई, मतलब दो या दो से अधिक कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुसंकर संकरण। अगला जो है परीक्षण संकरण। परीक्षण करना, किस प्रकार से पता लगाएं कि इसमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, उससे क्या होता है? तो
वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी, अपने कहा था ना प्रथम पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के किया जाता है। तो अपन ने लक्षण प्ररूप में पढ़ा था कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अगला जो अपना पॉइंट था ना उसमें, तो उसमें कि यदि हम प्राप्त संतति जो F1 पीढ़ी है उसको हम जनक पीढ़ी के ही अप्रभावी लक्षण के साथ अध्ययन करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? परीक्षण संकरण कहलाएगा। फिर संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? पूर्वज मतलब अपने जनक पीढ़ी, ठीक है, अपने जनक पीढ़ी से, ठीक है। तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ किया जाता है, जनक नर और मादा जनक, ठीक है। तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ किया जाता है तो वो कहलाएगा संकर पूर्वज संकरण। ऐसे ही व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। एक बार अगर हमने पादप को नर माना है, दूसरे पादप को अगर मादा माना है, ऐसे उल्टा दूसरी बार जब हम संकरण करवाएंगे जिसको नर माना था उसको मादा मानेंगे और जिसको मादा माना था उसको नर मानेंगे, तो व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। तो वह संकरण जिसमें एक पादप लिया हमने जो कि लंबेपन के गुण को प्रदर्शित करता है को हम कहेंगे नर। वह दूसरा जो पादप लिया है हमने स्मॉल टी का जो कि बौना होता है को हमने मादा जनक के रूप में, तथा दूसरी बार जब हम संकरण करवाएंगे तो ए को तो मानेंगे हम वापस मादा और बी को मानेंगे हम नर जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो उल्टा हो गया ना व्युत्क्रम। यहाँ पे हमने ए पादप को माना है नर, यहाँ पे हमने ए पादप को माना है मादा। ठीक वैसे ही यहाँ हमने बी पादप को माना है मादा और हमने यहाँ बी पादप को माना है नर, तो नर जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम संकरण। अगला है जनक पीढ़ी। जनक का मतलब होता है माता पिता। संस्कृत शब्द है जनक। जनक पीढ़ी क्या होता है? तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है वो जनक पीढ़ी कहलाती है। अर्थात माता पिता जो होते हैं वो जनक होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाली संतति, ठीक है। तो इन संतति को प्राप्त करने के लिए हमने जिन पौधे को माना है वो पौधे जो है क्या होंगे? जनक पीढ़ी होंगे। तो इन पौधों को हमने संकरण करवाया जिन्हें हम कहेंगे जनक पीढ़ी। जनक संस्कृत शब्द है, अगर हम इंग्लिश में मानते हैं तो पेरेंट्स, इसको हम P1 पीढ़ी भी कहते हैं। जनक पीढ़ी कहो या P पीढ़ी कहो, पेरेंट्स पीढ़ी। 17वां पॉइंट है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी या F1 कह सकते हैं हम। प्रथम पीढ़ी जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। अब अनुवांशिक शब्दावली में ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हमने याद रखना जरूरी होता है। तो आएगा अपने कुछ नियम पढ़ेंगे, उसमें आएगा प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी को शॉर्ट या प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लिखेंगे F1। तो प्रथम पीढ़ी क्या है? F1। अब F1 पीढ़ी हमें कैसे प्राप्त होगी? जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को हम क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। माता पिता से प्राप्त संतति क्या होती है? प्रथम पीढ़ी होती है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी। दूसरा है F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी कहते हैं हम इसको। प्रथम पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी से जो हमें प्राप्त हुई है संकरण के फलस्वरूप पौधे, उनको अगर हम बीजों को लगाते हैं तो जो उससे प्राप्त होने वाली पीढ़ी होती है वो होती है F2 पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी F1 के संकरण से प्राप्त संतति को हम क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी। फिर है एक संकर अनुपात। अभी अपन ने पढ़ा था एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है? एक संकरण जिसमें एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन किया जाता है तो एक संकर संकरण कहलाता है। तो एक संकर संकरण से प्राप्त होने वाले जो अनुपात मिलेगा संख्यांकी विश्लेषण, वो होगा एक संकर अनुपात। एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को हम एक संकर संकरण अनुपात कहते हैं। ये हम आगे अपन प्रभाविता के नियमन आएंगे ना, उसमें हम आसानी से पढ़ पाएंगे। अनुपात का संख्या के विश्लेषण उसमें आ जाएगा। ये तो अपने शब्दावली में है। दूसरा है द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात में द्विसंकर संकरण पढ़ा था अभी। द्विसंकरण क्या होता है? जिसमें दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, दो जोड़ी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन एक साथ किया जाता है, तो उससे प्राप्त होगा जो अनुपात क्या होगा? द्विसंकर अनुपात। द्विसंकरण संकरण से प्राप्त अनुपात को हम क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण अनुपात। ये हम मेंडल के दूसरे नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।